आपका नीट 2026 एग्जाम कैसा जाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आप क्या डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, जब आप परफेक्शन के बारे में सोचते हो ना, वो चीज प्रॉब्लम में डालती है आपको। इसी मूवमेंट पे डिसाइड होता है कि कौन किसका नीट निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। आज की तारीख से 10 महीने बाद आप अपनी लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम लिख रहे होंगे, एंड दैट इज नीट 2026। आप में से बहुत सारे लोग उसे एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड, इवन कुछ लोग एज अ फोर्थ अटेम्प्ट भी देने वाले हैं। सो आपका नीट 2026 एग्जाम कैसा जाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आप क्या डिसीजंस लेते हैं। अगले इन आने वाले 10 महीनों में आपका क्या माइंडसेट रहता है, आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल डाउन करते हो, अपने सिलेबस को स्ट्रेंथ करते हो, अपने रिवीजन को मास्टर करते हो, एंड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जिनके लिए आप तैयार नहीं हो। जो 12th में है उनके लिए अलग अलग सिचुएशंस आने वाली हैं, जो ड्रॉपर्स हैं उनके साथ एक अलग सिचुएशंस है। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो तुम्हें पता ही नहीं है, एंड दैट इज वाई 10 महीने पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो प्रॉब्लम्स अभी आपके साथ आने वाली हैं, जिनसे आप अनअवेयर हो, आप उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे टैकल डाउन करना है, ताकि नीट 2026 आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। So those who are new on this channel, I am Deepak Sahu, currently a final year MBBS student in your dream college, that is AIIMS New Delhi. एंड यस, मैंने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था, एंड मैं 4 साल से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी, एंड आई स्कोर 715 आउट ऑफ 720। हम इस वीडियो में दोनों की ही बात करेंगे, जो 12th में एज अ फ्रेशर नीट 2026 देने वाले हैं, एंड जो ड्रॉपर्स हैं, चाहे उनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा भी ड्रॉप चल रहा हो। सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो 12th में स्टूडेंट है, तुम्हारे साथ कुछ चीजें होने वाली हैं जो मेरे साथ भी हुई थी। पहली बात, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सिलेबस ओवरलोड होने वाला है। हो सकता है तुम्हें वो चीज अभी फील ना हो रही हो, लेकिन कुछ महीनों में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। ओके, अब तुम्हारा 12th का भी एक ऑनगोइंग सिलेबस है, 11th का भी हो सकता है कोई ऑनगोइंग सिलेबस चल रहा हो, 11th का एक अपना बैकलॉग है, कुछ महीने बाद बोर्ड का भी एक टेंशन स्टार्ट हो जाएगा, उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इतनी सारी चीजें पैरेलली चल रही होती हैं, एंड आपको टाइम नहीं मिल रहा होता है किसी भी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने का, प्रॉपर प्रैक्टिस करने का, प्रॉपर रिवाइज करने का, एंड आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी प्रिपरेशन गिरती हुई दिखाई देने लगती है। इस चीज सबके साथ होती है। हो सकता है कि आप पूरे दिन सिर्फ लेक्चर्स सिलेबस ही कंप्लीट करने में चले जाओ, बिकॉज बहुत सारी कोचिंग्स जो आप पढ़ रहे होंगे, इवन एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, सभी में ऐसा होता है, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है कि वो लोग बहुत तेजी से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट चीजें कम समझ में आने लगती हैं, और ये सबसे टफेस्ट टाइम है। यस, ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, प्रिपरेशन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना बैकलॉग होता जा रहा है, कुछ भी चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, और सिलेबस बस आगे बढ़ता जा रहा है कोचिंग्स में, तो ये क्या चल रहा है। सो डोंट वरी, ये चीज़ सबके साथ होती है। सबसे पहले तो तुम ये समझो, आप में से 90% लोग इसको एक प्रॉब्लम की तरह देखेंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग हैं जो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। वो ये सोचेंगे ये चीज़ सबके साथ होती है, एंड यही एक मौका है सब लोगों से कंपटीशन से आगे निकलने का। बिकॉज सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि प्रिपरेशन फेल हो रही है, बट कुछ लोगों को पता है कि ये गेम का पार्ट है, मतलब ऐसा होना ही है, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ आपके साथ होनी ही है। सो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्टिक रहना है, यानी कि आपको बस चीज़ें करती जानी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर नहीं लाना है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं पालनी है कि नहीं मेरा इस अटैम्प्ट में तो नहीं हो सकता, मैं तो अगले साल ही दूंगा, अगले साल ही सीरियस हूँ, अभी बस एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने देता हूँ, बाद में अगले साल स्ट्रॉन्ग करूंगा सिलेबस को, अभी जस्ट ऐसे कंप्लीट कर लेता हूँ। नहीं, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आपको नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाने देना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बस आपको करते चले जाना है। सो करंट में जो चल रहा है उसको चलने देना है। आप जिस तरीके से बैकलॉग कवर कर रहे हो आपको करते रहना है। बस वही बात है कि आपको परफेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, जब आप परफेक्शन के बारे में सोचते हो ना, तो उसे एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन खुद से लगाना बहुत मुश्किल है, एंड वो चीज़ प्रॉब्लम में डालती है आपको। सो आपको बस ये सोचना है कि यस, मैं बैकलॉग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कवर करता जा रहा हूँ, करंट पे भी फोकस करता जा रहा हूँ, बोर्ड के लिए भी कभी कभी लेक्चर्स वगैरह देख लिए, कुछ देख लिया, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। सो इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश ना करें, बस आप ये करें कि मैं सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ, मैं बस कोशिश करता हूँ, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ कि क्या होगा। धीरे धीरे ये सिचुएशन डाउन जाएगी, सिलेबस कंप्लीट होगा, एंड आप रिवीजन दोबारा से अपना स्टार्ट कर पाओगे, एंड ये होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होगा। इसी मूवमेंट पे डिसाइड होता है कि कौन किसका नीट निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। जब सिलेबस अपनी पीक पे चल रहा होता है कंप्लीशन की, तभी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, बिकॉज ये एक टाइप का टेस्ट होता है जो नीट आपके साथ गेम खेलता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि ये एक पार्ट ऑफ नीट है। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो फेज है जो आपका भी आने वाला है 12th वालों का, वो नीट से अलग नहीं है, वो एक गेम का पार्ट है, जो आपको बस ऐसा कह सकते हो कि आपका
टेस्ट देने के लिए है, वो आपका एक टेस्ट है मेंटली कि आप कितने स्ट्रांग हो कितने नहीं। एंड अगर हम ड्रॉपर्स की प्रॉब्लम की बात करें कि उनके अगले 10 महीनों में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो बहुत सारे ड्रॉपर्स जो होते हैं उनका 11th वीक होता है एंड उनकी कुछ कुछ वीक टॉपिक्स होते हैं, जैसे उनको ना मन में एक डर रहता है, जैसे सपोज दैट फिजिक्स का किसी को फोबिया है तो वो फिजिक्स टच ही नहीं कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है उस बात से। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं ड्रॉपर्स के रिगार्डिंग, दैट इज उनकी इमोशनल स्टेट। बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि आपके दोस्त यूनिवर्सिटीज में निकल गए हैं, आपके दोस्त क्या पता कोई एमबीबीएस अब्रॉड कर रहा है, किसी ने प्राइवेट ले लिया, किसी को गवर्नमेंट मिल गया, मतलब सब कहीं ना कहीं उधर चले गए एंड आपने डिसाइड किया कि आप ड्रॉप लोगे। थोड़ा सा सोसाइटी का, थोड़ा सा फैमिली का, थोड़ा सा खुद का भी वो प्रेशर रहता है, खुद से भी बहुत एक्सपेक्टेशन वाली बात होती है। सो ये थोड़ा सा ना टफ टाइम होता है, तो आपको इस टाइम पे अपने इमोशनल थॉट्स को कंट्रोल करना है, चीज़ों को हार्ट से नहीं माइंड से काम लेना है। एंड आपको ये करना है कि हो सकता है कि ये जो ड्रॉप लियर मैंने लिया है वो बेटरमेंट के लिए हो सकता है कि मैं जो पिछले साल नहीं कर पाया मैं इस साल उससे बेहतर कर लूँ। सो एक पॉजिटिविटी के साथ आपको रहना है। और चीज़ें आई नो प्रेशराइजिंग है, कभी कभी फैमिली भी आपको बोल देती है कि अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो वो आई नो दिस इज वेरी वेरी इमोशनल। इवन मेरे से भी कोई बोलेगा कि दीपक तुम ड्रॉप लेना चाहोगे, तो मैं भी उसको ये बोलूंगा कि यार मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट हूँ ड्रॉप के रिगार्डिंग, मतलब मैं नहीं लेना चाहूंगा। लिटरली मैं एज अ टॉपर ऑल इंडिया रैंक 5 भी ड्रॉप स्किप करना चाहूंगा, तो मैं कोशिश यही। सो दैट इज वाई ड्रॉप ईयर टफ होता है। एंड आपको इसी मेंटल स्टेट को समझना है, इमोशनल स्टेट को समझना है एंड खुद को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ड्रॉपर्स को करना है दैट इज जो जिस वजह से उन्होंने ड्रॉप लिया, जिस भी रीजन की वजह से, चाहे वो उनकी सिटिंग आवर्स हो, चाहे उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, या फिर उनका 11th के बेसिक्स वीक थे, या फिर उनकी फिजिक्स ही वीक थी, जिस भी रीजन से तुमने ड्रॉप लिया तुम उस रीजन को सबसे पहले एलिमिनेट करो एंड देन आफ्टर तुम अपना 11th एंड 12th साथ में स्टार्ट करो। कोई ना कोई कोर्स लो, कोई अच्छा सा कोर्स लो, प्लीज कोई अच्छा सा कोर्स लेना यार। जरूरी नहीं है जो चीज सबसे सस्ती है, जो सब लोग ले रहे हैं वो सबसे बढ़िया है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट प्लीज थोड़ा सोच समझ के कोई ढंग का कोर्स लेना। ओके एंड देन आफ्टर 11 12 साथ में चलेगी, ऐसा नहीं कि पहले 11 कंप्लीट करो फिर 12 कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो, बट प्राइमरली तुम दोनों साथ में भी चला सकते हो, ड्रॉपर हो, बट वीक टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करना, क्योंकि एक बार वो कंप्लीट हो गए ना तो आपको अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। यस, रोटेशन की वजह से लास्ट ईयर मैं काफी वीक फील करता था, लेकिन मैंने रोटेशन काफी अच्छे से समझ लिया है। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स से इतने क्वेश्चंस आते थे फिजिकल केमिस्ट्री में, मुझे समझ में ही नहीं आते थे, एक महीना लेके तुमने इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स दोनों को परफेक्ट कर लिया। सो तुम्हें अंदर से वो कॉन्फिडेंट आएगा, तुम्हें लगेगा कि यस इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। नाउ जो लोग 12th में हैं, ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए एक्चुअल प्लान यही है कि सबसे पहले तो अभी आपका सिलेबस कंप्लीशन वाला फेज चल रहा है। आप चाहे कहीं से भी करें, किसी की भी लेक्चर्स देखें, एंड मैंने इवन एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने वो बताया कि कौन कौन सी यूट्यूब में फ्री लेक्चर वाले चैनल्स हैं, उनको भी चेकआउट कर सकते हो तुम। ओके सो कहीं से भी करो, सबसे पहला है सिलेबस को कंप्लीट करना। कंप्लीट इन द सेंस अच्छे से कंप्लीट करना। देखो सिलेबस को तुम ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हो कि लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रहे हो, कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, उनको लगता है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, जो रिवीजन होता है, वो बाद की बात होती है। रिवीजन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, इसको डेफिनेटली देखना, तुम्हें बहुत यूजफुल लगेगी। ओके सो ये चीज बात की बात नहीं होती है एंड दैट इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग। जब आप सिर्फ लेक्चर्स देखे जा रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो, सोच रहे हो बाद में करोगे। इवन अगर सपोज है आज तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, कोई रिवीजन नहीं किया, लिटरली भाई मैं तुमसे एक महीने बाद अगर क्वेश्चन पूछूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तुमसे नहीं पड़ेगा। सेम चीज अप्लाई फॉर फिजिक्स, सेम चीज अप्लाई फॉर केमिस्ट्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चैप्टर तुम्हारा चल रहा है उसके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत सारे लोगों को डर लगता है भाई, उनको लगता है भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तुम सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज दैट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सारे सोर्सेज हैं। हमारे पास टेलीग्राम पे भी एक सोर्स है, कोई ऐप है जहाँ पे कोर्स लिया है वो भी है, कोई पुराने मॉड्यूल्स भी पढ़े हुए हैं, तो कोई बुक भी किसी भैया ने दे रखी है कि ये वाली बुक भी लगा सकते हो। सो हमारे पास जब ऐसे 5-6 सोर्सेज हो जाते हैं एक ही सब्जेक्ट के, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्या? नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम बस स्टिक कर लो कि नहीं, बायो है तो बस यहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, अगर ये खत्म हो गया तो ही दूसरे पे जाऊंगा, अदरवाइज दूसरे पे जाऊंगा ही नहीं। एंड सेम चीज फॉर फिजिक्स, सेम चीज फॉर केमिस्ट्री, कि तुम्हें अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स एकदम फाइनलाइज करना है, एकदम फिक्स करना है। ये चीज मैं डे 1 से तुम्हें समझा रहा हूँ कि मल्टीपल सोर्सेज से कुछ नहीं होता, मल्टीपल जगह से रिवाइज करने से कुछ नहीं होता। जो टॉपर्स होते हैं उनको पता रहता है कि अपनी ही लॉयल रहना है। जो टॉपर्स हैं उनको पता है कि लॉयल्टी बहुत बड़ी बात होती है, अपने लॉयल सिलेबस के लिए लॉयल। ओके सो अपने तुम जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसके लिए लॉयल रहना कि पहले मैं यहीं से करूंगा, उसके बाद ही दूसरे तीसरे पे जाऊंगा। ओके सो आई गेस तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन का समझ में आ गया होगा। नाउ अनदर बिगेस्ट थिंग, एक बिगर चैलेंज जो है दैट इज बैकलॉग। डेफिनेटली बैकलॉग के बारे में मैंने कई बार बात की है। हमेशा मैंने कहा है कि तुम्हें
टाइम को समझना पड़ेगा। देखो बहुत सारे लोग जिन लोगों को बैकलॉग होता है, इवन मैं भी जब अपनी प्रिपरेशन करता था, मेरा बहुत बड़ा 11th का बैकलॉग था, मैंने बताया भी है। तो मैं क्या करता था, जब करंट का सिलेबस चल रहा है 12th का, तो मैं बैकलॉग के बारे में सोच रहा हूँ क्लास में बैठे-बैठे कि हाँ, मेरा 11th भी वीक है, ये भी वीक है, रोटेशन भी नहीं किया, ग्रेविटेशन भी नहीं किया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहा हूँ मैं ऐसे सोचता रहता था। तो जब करंट का चल रहा है तो तुम बैकलॉग का सोच रहे हो, तो करंट का भी अच्छे से नहीं कर रहे हो, फिर करंट का भी बैकलॉग में काउंट होने लगेगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने माइंड को डिवाइड करो एंड टाइम को डिवाइड करो। जब करंट का चल रहा हो, दिन में क्या करो, 2 से 3 घंटा अलग से बैकलॉग के लिए रखो, जिसमें तुम सिर्फ बैकलॉग का काम कर रहे हो, करंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। एंड जब तुम करंट के बारे में काम कर रहे हो, करंट के ऊपर काम कर रहे हो, लाइक लेक्चर्स देख रहे हो, जो भी करंट सिलेबस चल रहा है 12th का, उसके लेक्चर्स देख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सोचो ही मत कि बैकलॉग है, बस उसी पे फोकस रहो कि यस, ये क्या चल रहा है, क्या टॉपिक है, क्या समझ में आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, बस उसी पे फोकस रखो। तो अपने माइंड को थोड़ा सा फोकस रखना है। इन 10 महीनों में अगर तुमने अपने माइंड को फोकस रखा, डेली काम किया, आई नो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा सेटअप होने में, आई नो कि 1-2 महीने तक चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी, आई नो दिस, बट अगर तुम कंटिन्यूअसली रोज थोड़ा करते रहोगे ना, तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता ना, 1 महीने में कुछ होता है। नीट 1-2 महीने की कहानी नहीं है, ये कुछ सालों की कहानी है, एंड लगातार काम करते रहोगे तो ही हो पाता है। क्योंकि मैंने कई बार कहा है, नीट इज नॉट लाइक अ स्प्रिंट रेस। ये 100 मीटर की रेस नहीं है कि तुम फटाक से भाग के खत्म कर सकते हो। ये बहुत लंबी रेस होती है, इसमें कॉन्स्टेंटली भागना इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कभी आप स्लो हो, कभी आप फास्ट हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली भागते रहोगे तो फिनिश लाइन तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की, एंड ये अगले 10 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ खुद से बात करो, खुद से प्लान बनाओ, कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड प्लीज़ कमेंट्स में तुम डेफिनेटली शेयर करना कि तुम किस तरीके से पढ़ने वाले हो इन अगले 10 महीनों में, सो दैट हम आगे वाली वीडियोज़ में और ज़्यादा डिस्कशन करें। आपकी स्ट्रैटेजी सही है, गलत है, कैसी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बात की। होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड अप्लाई करोगे अपनी रियल लाइफ में। एंड ऐसी ही और यूजफुल वीडियोज़ के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।